नमस्कार, मैं त्रिभुवन रंगार। आप देख रहे हैं मेरे साथ बीकानेर के इतिहास की सीरीज को लेकर आपनी हथाई। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसको शायद ही पूरा बीकानेर जानता है या पूरा भारत जानता है। हालांकि अब धीरे धीरे इस पे इतिहासकार काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनको इतिहास में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि किसी कारणों से दर्ज नहीं हुआ। इतिहासकारों से बात करेंगे, इन पे जो रिसर्च करें उन पे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं बीकानेर में सबसे बड़े हुए युद्ध रात्रि घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी युद्ध आपने जरूर सुना होगा, लेकिन रात्रि घाटी युद्ध अपने आप में एक अनोखा है और कहते हैं कि इतना बड़ा युद्ध था कि हल्दी घाटी के समान ही इसको माना जाना चाहिए थे। इसको लेकर क्या किंवदंती है, क्या इसका इतिहास है, किस तरह का ये युद्ध हुआ, आज हम जानेंगे। हमारे साथ जानकी नारायण जी है, चक्रवर्ती साहब है, शर्मा जी है, जोशी जी है, उनसे सब बात करेंगे। सभी शिक्षाविद या साहित्यकार और साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, रात्रि घाटी युद्ध क्या है? 1527 में खानवा में बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव जयसिंह ने अपने पुत्र को भेज दिया सांगा के पक्ष में। बाबर कुपित हो गया और उसने बीकानेर को दंड देने का निश्चय किया। उसके पुत्र गजनी और लाहौर के शासक कामरान ने 1534 26 अक्टूबर विक्रम संवत 1551 में मिक्सर कृष्णा चौथ को बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। 25,000 की सेना थी, जो उस समय विश्व की सबसे अच्छी सेना थी। और जो बीकाजी ने दुर्ग बनाया है, जो उसको वर्तमान पर लक्ष्मीनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं, ये सौभाग्यदीप दुर्ग को उसने घेर लिया। राव जयसिंह रात को 2,500 योद्धाओं को और कुछ सेनापतियों को छोड़ करके और स्वयं बीकानेर नगर से बाहर चले गए मुख्य सेना के साथ। दिन भर के युद्ध में इस दुर्ग को उन्होंने जीत लिया। सौभाग्यदीप दुर्ग रात्रि घाटी के ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए इसको रात्रि घाटी कहते हैं। और आसपास का क्षेत्र रात्रि घाटी का है, यहीं पर भीषण युद्ध हुआ। आसपास का क्षेत्र रात्रि घाटी का, इस पे भीषण युद्ध हुआ। रात्रि घाटी के बारे में विस्तार समझेगा कि रात्रि घाटी क्यों कहते हैं? हल्दी घाटी पूरा पीला है, क्या है इसका पीछे रीजन? रात्रि घाटी से कहा गया रात्रि घाटी इसका मतलब कि यहाँ रात्रि का मतलब लाल मिट्टी। तो इस जगह पर भौगोलिक दृष्टि से इस जमीन के नीचे लाल मिट्टी निकलती है, और ये जो मिट्टी का बेल्ट है वो बीकानेर से लेकर मुल्तान तक एरिया है। उस पूरे बेल्ट के अंदर आप कहीं भी खुदाई करते हैं तो वहाँ लाल मिट्टी निकलती है। इस बेल्ट को रात्रि घाटी कहा गया। और राव बीका ने इसी घाटी के ऊपर एक बड़ा सा टीला था, उस टीले के ऊपर उन्होंने ये सौभाग्यदीप बनाया था, और इसलिए इस घाटी और इस युद्ध को नाम रात्रि घाटी युद्ध कहा गया। आप बताइए, रात्रि घाटी युद्ध के बारे में और क्या दर्शकों को जानकारी मिल सकती है? हालांकि श्रीमान जी ने बताया, बड़ा शॉर्ट में बताया इन्होंने, और क्या घटना है उस वक्त हुई, इसका कारण क्या बना, तत्कालिक कारण क्या बना इसके युद्ध के लिए? तो तात्कालिक कारण तो आपको जानकी नारायण जी भाई साहब ने बताया। मैं इसमें बताता हूँ कि ये 1534 में लड़ा गया भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में 1534 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया, इसमें बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के शासक राव जयसिंह के बीच हुआ, और ये भारतीयों के पक्ष मतलब एक विजित युद्ध था, स्पष्ट रूप से विजित युद्ध था, जिसका वर्णन हमारे किसी भी इतिहास को हम तभी मान सकते हैं जब उसका हमें कुछ साक्ष्य भी मिले। तो हमारे यहाँ पे साक्ष्य भी मिला है इसका। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके अंदर शिलालेख है, उसमें इसका उल्लेख है, जो समकालीन है, इस युद्ध के समकालीन है, तो वो इस युद्ध को प्रमाणित करता है। इसके अलावा जो बिट्ठू सुजा की पुस्तक है राव जयसिंह रचन, उसके अंदर इस युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसका आदरणीय गुरुजी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, एक उपन्यास लिखा है। और इसके साथ में ही उस युद्ध में जिन योद्धाओं ने भाग लिया, उस पुस्तक के अंदर उन 108 जो सेनानायक थे उनका विस्तार से वर्णन किया गया, उनके वंशज, उनके किस किस वंश से वो जुड़े हुए थे, यहाँ तक वर्णन किया गया। तो इस युद्ध, अगर ये इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होती, या कहें कि अगर पराजय हो जाती, तो आप इस जो भारतीय उपमहाद्वीप है जिसमें मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया था, तो ये इसका प्रारूप एकदम बदला हुआ होता। जो हम देखते हैं कि दिल्ली में इसका केंद्र था, तो वो केंद्र शायद शिफ्ट हो गया होगा अगर ये इसमें कामरान की विजय हो जाती। कामरान की विजय हो जाती तो शायद भारतीय जो मानचित्र है उसमें बदलाव आ जाता, क्योंकि अफगान से वहाँ क्या है चक्रवर्ती से हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे।
सर, इन्होंने बताया कि किस तरह युद्ध हुआ, क्या हुआ, इसमें कितनी सेना थी और कितना इसको प्रमाणित माना जाए? सेना में जो सेना लेकर आए कामरान, उस सेना में उनकी बहुत अच्छी तैयारी के साथ वो करीब करीब 25,000 सेना लेकर आए और यहाँ की परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी जुटाकर अपनी सेना की अंतिम रवानगी से पूर्व उन्होंने करीब 5,000 के ऊपर अश्वारोही शामिल किए ताकि इस पूरी जगह को ले सकें और वो भटनेर के रास्ते होते हुए भटनेर के दुर्ग में भी उन्होंने हमला किया। वहाँ पर जौहर हुआ, साका हुआ और वहाँ से होते हुए वो बीकानेर इस लूणकरण सर के रास्ते से होते हुए यहाँ आए। और इस युद्ध के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू है, उनमें से एक पहलू छूट जाता है कि वो इस इलाके में करीब 4 महीने से ज्यादा समय तक रुके रहे, परंतु इस पूरे समय में एक भी विश्वासघात जिसे कहते हैं, जासूसी जिसको कहते हैं, ब्रीच जिसको कहते हैं, वो नहीं हुई। उनको यहाँ की तैयारियों के संदर्भ में, सेना के संदर्भ में, गढ़ व्यूह रचना, इस किसी भी संदर्भ में यहाँ के किसी भी निवासी से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और इसलिए जब वो सरप्राइज अटैक हुआ रात को तो उनके पांव उखड़ गए क्योंकि उनको इस विषय की वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं थी। जो बीकानेर था वो तो छोटी सी जगह था, उसके अंदर उतनी सेना थी नहीं। और राव जैत सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए खानवा युद्ध के तुरंत बाद इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। जहां संभव हो सका वो खुद गए और जहां नहीं संभव था वहां अपने पुत्र को, अपने बड़े बुजुर्गों को भेजकर लोगों को आमंत्रित किया कि ये युद्ध होगा ही, ये तय है, अवश्यंभावी है, पर आप लोग उसके लिए तैयार हों। तो उन्होंने भारत के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मालवा तक से, गुजरात से, सीहोर से, राजस्थान के प्रत्येक भाग से सेना नायक आए और अपने साथ वो अपनी सेना लेकर आए, जिससे अपनी सेना का भी स्वरूप कुछ थोड़ा सुदृढ़ हो गया। परंतु उनकी सेना के मुकाबले आधी से भी कम सेना राव जैत सिंह के पास थी, परंतु उनका मनोबल उच्च था और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो संकल्पित लोग थे और जो गलती खानवा के युद्ध में हो गई थी उसको पलट देने के लिए सारा का सारा भारतीय जनमानस एक मत था। और उस एक मत होने के कारण और साथ ही एक और कारण जुड़ गया, जो बाबर ने राम मंदिर को गिरा दिया, वो उसके एक कारण में शामिल हुआ। और इसलिए इस युद्ध की एक प्रमुख बात थी कि सब युद्धों में हर हर महादेव या मां भवानी का नारा लगता था। इस युद्ध में भारतीय पक्ष की, हमारी राव जैत सिंह की, बीकानेर की सेनाओं ने राम राम के युद्ध घोष के साथ युद्ध किया, क्योंकि उन्हें इसका बदला लेना था। और वो भारतीय ताकत ने अपने पूरे समर्पण भाव से युद्ध किया। जबरदस्त क्षति हुई, यहां तक कि राव जैत सिंह के स्वयं के पुत्र कांत ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, परंतु उन्होंने मुगलों को धूल चटा दी। मुगलों को धूल चटा दी। एक बड़ी बात निकल के आई है कि उस वक्त बाबर ने भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में स्थापित था उसको क्षति पहुंचाई थी। उसका आक्रोश भी आसपास की जो छोटी रियासत थी उनमें था। उन्होंने जो है राव जैत सिंह का सहयोग किया। सरमन, एक बात आऊंगा आपके पास दोबारा पूछूंगा, क्या कारण रहा कि जिस तरह हल्दी घाटी युद्ध को आज जनमानस की स्मृति में है, वो ऐसा यहाँ की राती घाटी युद्ध को नहीं करा सके? इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में जो शक्ति के केंद्र था वो अकबर और प्रताप थे। अकबर एक वेल स्टेब्लिश्ड सत्ता थी जो दिल्ली में था, उनका आक्रमण हुआ था, जबकि कामरान जो थे वो कंधार से आए हुए थे।
तो वहाँ वो अपनी अभी रिकॉग्निशन पूरी बना नहीं पाए थे कामरान। तो और बीकानेर रियासत भी उस टाइम बहुत बड़ी विस्तृत रियासत नहीं थी, इस वजह से ये इतना प्रकाश में नहीं आ पाया। लेकिन युद्ध का महत्व इस वजह से है कि इस सामरिक दृष्टि से देखें तो ये भौगोलिक जो आपने बताया अभी कि मानचित्र बदल जाता, अगर ये युद्ध में हमारी पराजय होती तो आज का मानचित्र बदला हुआ होता। हाँ जी, मानचित्र बदला होता। जोशी से एक बार फिर बात करेंगे। काफी विस्तार से अभी तक इसके बारे में चर्चा की गई। भौगोलिक स्थिति यहाँ की विपरीत थी, काबुल की, अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति। चक्रवर्ती जी ने बताया कि यहाँ की इतने स्ट्रांग थे लोग, उन्होंने जासूसी करके भी कामरान को कोई ऐसी सलाह नहीं दी जिससे वो अटैक कर सके। छोटी छोटी रियासतें उस वक्त इकट्ठा हुई, मुगलों का जो है सामना किया। अगर हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में तो धीरे धीरे यही रियासतें मुगलों के अधीन भी हो गई। उसके बाद जो भारत का प्रारूप बना वो अलग था। बात करें अगर राती घाटी की, तो राती घाटी में ऐसा कौन सा क्षण था जहां लगा कामरान को अब मेरी हार है वो निश्चित होगी, क्योंकि सेना उनकी बड़ी थी और इनकी बहुत छोटी थी। राजपूतों की जो परंपरागत जो युद्ध नीति होती है, उसी युद्ध नीति के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध था। क्योंकि पहले कभी भी युद्ध रात को नहीं होता था, ये युद्ध रात में लड़ा गया था। दिन में हम युद्ध हार गए थे, और जब थाली परोस मिली कि हम बीकानेर के लोग राजा यहाँ से भाग गया है, तो उस खुशी उस आमोद में वो नशे हो गए कि अब तो जीत गए। लेकिन जैसे हमारे साथी ने कहा कि एक सुनियोजित तरीके से प्लानिंग बेस पर पहले ही तय था कि हमें युद्ध कब करना है। जैसे ही रात्रि हुई, सूरज अस्त हुआ, और उसके बाद बीकानेर जो कामरान की जो सेना थी उसके चारों तरफ एक विशाल सेना के रूप में, वो सेना कम थी, उसमें बैल थे, ऊंट थे, यहाँ के स्थानीय पशु और साथ में यहाँ के किसान आदि थे, यहाँ तक महिलाएं भी थी, और मसाले लेने गए। बोले ऐसा लग रहा कि लाखों की संख्या में एक विशाल सेना ने कामरान का आक्रमण कर दिया है। और जब एक साथ वो सेना जब उन देख के उनका मनोबल टूट गया, और उसके बाद 108 सेनापतियों ने चार तरीके से एक साथ आक्रमण किया, जिसके कारण उनको समझने का मौका ही नहीं मिला। और जब समझने का मौका नहीं मिला और एक साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों को काटा जा रहा था और मारा जा रहा था, तो उन्हें अपनी जान बचाने के अलावा कुछ सूझा नहीं, और इसके कारण उनके पैर उखड़ गए। ये युद्ध सुबह किया जाता तो 100% हम इसका परिणाम कुछ अलग होता। तो ये एक परंपरा की नीति से युद्ध लड़ा गया, एक सदम को युद्ध कह सकते हैं। कह सकते हैं जिस तरह से मराठा जो एक युद्ध नीति थी उसका कहीं ना कहीं अनुसरण बीकानेर में उस वक्त किया गया था। श्रीमाल जी, आपसे अंतिम सवाल करते हैं। बीकानेर उस वक्त शिशु था, ऐसे शिशु रियासत थी, उसके बाद में भी काफ़ी बड़ा युद्ध उन्होंने अपनी समझदारी मान लो, अपनी दूरदर्शिता मान लो, उस पर किया। मगर चलो सारा हो गया, मगर आपने इस पे बड़ा रिसर्च किया और आपने इसको विश्व पटल पर लाने का काफ़ी प्रयास किया। कितना संघर्ष रहा कि अपने ही इतिहास को लोगों के सामने लाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा? जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के उन पन्नों को शोध रही है जो प्रकाश में नहीं आए। राती घाटी युद्ध भी इसी प्रकार का है, इसलिए बीकानेर में राती घाटी युद्ध पर शोध का दायित्व और यहाँ की समिति को मिला। सौभाग्य से मैं, और 1990-91 में से ये प्रारंभ हुआ। माणवे में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में विधिवत पेशवा के वंशज को सम्मानित करके हमने शुरू किया, और आज यह राजस्थान शिक्षा विभाग के अलावा जो अपने राजस्थान की RPSC है, दिल्ली की UPSC है, उसमें राती घाटी पर प्रश्न आते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम है कक्षा 9 में राती घाटी का पाठ्यक्रम जुड़ा है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 10 में जुड़, तो ये 32 वर्ष तक हमने इसमें शोध किया, और इस शोध का जो परिणाम हुआ उसके अंतर्गत बहुत ही प्रयत्न हुए। आज इसका जो व्यापक प्रभाव है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास की सर्वोच्च संस्था है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय अनुसंधान इतिहास परिषद। यह सारे विश्व भारत की यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है इतिहास की शोध के लिए। इन्होंने अपनी शोध पत्रिका में 7 पेज में राती घाटी का और वर्णन किया है।
इस प्रकार यह भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में ये चीज़ पहुंच चुकी है। अब इसका प्रभाव आप देखिए कि ये अभी भरतपुर का 296वां स्थापना दिवस था, 291वां, उस पर लोहागढ़ की स्मारिका निकली है और इस स्मारिका में राती घाटी युद्ध का सबसे बड़ा लेख है। उसमें यह लिखा है कि भरतपुर के बयाना की पराजय को राव जैत सिंह ने बीकानेर में विजय बदल दिया। जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस अभी हुआ, वहाँ बड़ी स्मारिका निकली है। उसमें लिखा गया कि जोधा जी के पोते थे इस युद्ध में मुगलों को पराजित किया। अब इस युद्ध का हल्दी घाटी से 42 वर्ष पहले हुआ और खानवा के 7 वर्ष बाद हुआ। तो इसके प्रभाव से राव चंद्रसेन ने, राणा प्रताप ने और शिवाजी ने यह युद्ध नीति जो विकसित हुई है, इसका प्रारंभ राव जैत सिंह ने किया है। ये इसके प्रारंभ के पूर्व है, ये मरुनायक क्षेत्र के महायुद्ध है। इस पर हमने बहुत साहित्य प्रकाशित किया है। एक विशेष ये राती घाटी युद्ध उपन्यास है। यह इस अपना जो मरुधरा है, इसका जैसे वेद व्यास ने कहा कि धरती पर जो कुछ है वो महाभारत है, ऐसे तो मैं दावा नहीं कर सकता, परंतु अपनी मरुधरा का इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, शौर्य इसके अंदर समाहित किया गया है। और इस प्रकार अब यह प्रति वर्ष लाखों बालक इसको पढ़ रहे हैं। लोक जीवन में भी इसके जागरण का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और शीघ्र ही ये जो नया पाठ्यक्रम बनेगा राष्ट्रीय स्तर का, तो भारत की समस्त विद्यालयों में और समस्त विश्वविद्यालयों में राती घाटी युद्ध पढ़ाया जाएगा। 9 खंड में केंद्र की शिक्षा सरकार ये अपने भारतीय इतिहास को 9 खंड में प्रकाशित कर रही है। पहला खंड परिचय तैयार होकर के प्रस्तुत हो चुका है और उसके अंदर राती घाटी युद्ध को 5 पेज मिले हैं, जबकि हल्दी घाटी को 2 पेज मिले हैं, क्योंकि यह बीज रूप में, वट वृक्ष के रूप में आगे विकसित हुआ और यह भारत का एक राष्ट्रीय युद्ध है। इस युद्ध में विजय से मुल्तान में मुसलमानों का शासन था, बीकानेर में हिंदू शासन था, मेड़ता में मुसलमानों का शासन था, अपने नागौर में, फिर मेड़ता में हिंदू शासन था और अजमेर में पृथ्वीराज की पराजय से लेकर मुसलमानों का शासन था। अगर बीकानेर हार जाए तो मेड़ता उनके लिए कोई नहीं था, आज पाकिस्तान अजमेर तक होता। रक्त और लौह से जैत सिंह और उनके सेना नायकों ने जो रकीब खींची, वही आज भारत की पश्चिमी सीमा है और आज तक 1534 के बाद पश्चिम से कोई आक्रमण नहीं। रक्त से और लोह से जो लकीर राव जैत सिंह ने खींची, वही आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बड़ी जानकारी दी है श्रीमाली जी ने और कहा है कि जिस युद्ध का, जिस नीति का आगाज उस वक्त मरुधरा के नायक जैत सिंह ने किया, उसी युद्ध नीति को अपनाते हुए जो है महाराणा प्रताप ने भी अकबर के दांतों तले चने चबा दिए थे। आज की हमारी सीरीज में बीकानेर की राती घाटी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है और आगे भी हम बीकानेर की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी देते रहेंगे और नए एपिसोड के साथ आपको जल्दी मिलेंगे। कैंपस साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।